हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कुछ आपकी 20 टर्म्स हमने डिस्कस की थी जो कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, जिनको समझना इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम कुछ आगे की जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनको आपके बारे में अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो आपकी फर्स्ट टर्म दी हुई है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स यानी कि जो कि आपके बिजनेस के या जो आपकी फर्म है उसके अंदर रह के जो काम करते हैं वो आपके होते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आप किस किस को इंक्लूड करते हैं? वो आपका ओनर्स, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, इन सारे यूज़र को आप इंटरनल यूज़र के अंदर क्या करते हो? इंक्लूड करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स यानी कि जो कि आपके बिजनेस के बाहर होते हैं, जो आपकी बिजनेस से बाहर के रिलेशन जिनके साथ होते हैं वो सारे आपके एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, जिसमें आप रेगुलेटरी जो ऐसे एजेंसीज होती हैं उनको इंक्लूड करते हो, लेबर यूनियन होती है उसको इसमें इंक्लूड करते हो, स्टॉक एक्सचेंज हो गई जितने भी उनको इसमें आप इंक्लूड करते हो, और पब्लिक और अदर्स जो भी हैं उनको आप सारे एक्सटर्नल यूजर्स में आप क्या करते हो? इंक्लूड करते हो। ठीक है, और जो आपका ऑडिटर होता है वो आपका दोनों यूजर्स में आ सकता है, क्योंकि जो आपका ऑडिटर होता है वो आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है, वो आता है सोलवेंट का। सोलवेंट यानी कि सोलवेंसी। सोलवेंट कौन पर्सन होता है? अ पर्सन और इंस्टीट्यूट हु इज इन अ पोजिशन टू पे इन डेट्स विच ही हैड टेकन। कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्या है, जो उसकी डेट्स हैं, जो भी उसने उधार लिया है, जो भी उसकी लाइबिलिटीज बनी हैं, ठीक है, उनको पे करने के लिए वो क्या है? कैपेबल है। मीन्स उनको वो इजीली क्या कर सकता है? पे कर सकता है, जो कि उसने जो भी उसने लोन वगैरह लिए हैं, तो उसे आप सोलवेंट पर्सन बोल सकते हो। उस इंस्टीट्यूट को आप सोलवेंट बोलते हो जिसमें क्या करते हैं, जिसमें आपके जो पर्सन्स हैं या जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो अपने जो भी उसके लोन्स हैं, जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं, जो भी डेट्स हैं, उनको पे करने की पोजीशन में वो है। ठीक है, अगर वो है तो सोलवेंट है, अगर वो नहीं है तो उसे आप इनसोल्वेंट मान लेते हो। ठीक है, इसमें आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे सोलवेंट में अगर आपकी लाइबिलिटीज कम है, एसेट्स आपकी ज़्यादा हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी लोन्स कम है और आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपका जो पर्सन है वो सोलवेंट है। ठीक है, अगर इनसोल्वेंट की बात करें तो इनसोल्वेंट में अगर आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट से ज़्यादा हैं, मीन्स वो उन लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए एबल नहीं है, वो पे करने की पोजीशन में नहीं है, वो लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता, तो उस केस में आपका जो पर्सन है या जो फर्म है, जो इंस्टीट्यूट है, उसको आप इनसोल्वेंट मानोगे। ठीक है, उसको आप इनसोल्वेंट फर्म मानोगे, उसको कोर्ट के द्वारा भी इनसोल्वेंट ही मान लिया जाता है जो पर्सन किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में नहीं होता। तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पॉइंट आते हैं वो आता है, फर्स्ट आता है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स कौन से होते हैं? द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स आर कॉल्ड बैड डेट्स। कि डेटर्स जो हैं अगर उनसे आपने कोई अमाउंट, उनको आपने किसी भी प्रकार का जो माल है वो क्या है? उधार में दिया है, एक्रूअल बेस पे दिया है, तो उस केस में अगर वहाँ से जो आपकी पेमेंट है वो नहीं आती है या उसके आने का कोई चांस नहीं है, तो जो भी माल आपने उसको उधार में दिया है वो सारा जो गुड्स हैं, वो सारा जो स्टॉक है, उसको बैड डेट्स मान लिया जाता है।
ठीक है, मान लीजिए ए पर्सन है, ए ने क्या है, ए ने बी को 25,000 का 25,000 का जो माल है, जो गुड्स हैं, वो उधार में दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बी है वो ए के लिए लायबल है, उसके 25,000 उसको देने हैं। लेकिन इन केस क्या होता है, बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, या बी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, और वो जो ए के जो 25,000 हैं वो उनको पे करने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ए के जो 25,000 हैं वो ए की तरफ से बैड डेट्स मान लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 25,000 जो हैं, ठीक है, वो अब वापस नहीं आएंगे, वो एक तरह से डूब गए। ठीक है, उनके वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, तो उनको आप बैड डेट्स मान लेते हो। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट आता है टर्नओवर। टर्नओवर इट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ऑफ गिवन टाइम पीरियड। इट इज इंक्लूड कैश एंड क्रेडिट बोथ सेल्स। इट मीन्स टर्नओवर क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक गिवन टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे वो आपकी कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, जितनी भी सेल्स होती हैं गुड्स की, सर्विसेज की, ठीक है, उन सेल्स को उस फर्म का क्या मान लिया जाता है, टर्नओवर रेशो मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका टर्नओवर का पॉइंट था। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स यानी कि जो आपको दिस एसेट्स विच कैन बी टच, जो आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, और उनको आप देख भी सकते हो। ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, टेंजिबल एसेट बोलते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो और सी आप कर सकते हो, वो आपकी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और इसके अपोजिट आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच, फील एंड सी, जो आप ना तो आप उनको टच कर सकते हो, ना ही आप फील कर सकते हो, और ना ही आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, वो आपकी सारी की सारी क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। उसके बाद आपका 9th पॉइंट आता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, एन इनटेंजिबल एसेट्स इज एन एसेट्स दैट लैक्स फिजिकल सब्सटेंस, कि जो ऐसी इनटेंजिबल एसेट्स जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, जिनके अंदर फिजिकल सब्सटेंस का क्या होता है, लैक होता है, वो अब्सेंस होता है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है, ये सारे आपकी क्या है, फिक्टिशियस एसेट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आता है लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं, एन एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए शॉर्ट अमाउंट टाइम पीरियड। एक शॉर्ट अमाउंट टाइम पीरियड के अंदर जब आप अपनी एसेट्स को क्या कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो कैश के अंदर, वो आपकी एसेट्स लिक्विड एसेट्स मान ली जाती हैं। ये आपकी ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 11th पॉइंट आता है वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं, एन आइटम दैट हैज ए लिमिटेड लाइफ। जो एसेट्स की क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, लिमिटेड उनका टाइम पीरियड होता है, स्पैन एंड इरिवर्सिबल डिक्लाइंस इन वैल्यू ओवर टाइम पीरियड्स, कि एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, खत्म होती चली जाती हैं। जैसे आपका कोल हो गया, कोयले की खान होती हैं, ठीक है, माइंस होती हैं, कोल की जो माइंस होती हैं, वहाँ से आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप कोल निकालते जाते हो, कोयला वहाँ से निकालते जाते हो, और वहाँ पे क्या है, जो कोल है एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, खत्म होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो वो जो आपकी एसेट्स होती हैं वो आपकी वास्टिंग एसेट्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स कौन सा होते हैं, व्हेन द बायर ऑफ इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स और अदर आइटम्स सेंड्स दीज गुड्स बैक टू द सेलर।
अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जब जो आपका खरीदा हुआ माल है मीन्स यानी कि जो आपने परचेज किया है, ठीक है, वो माल यानी कि वो गुड्स क्या हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। वो गुड्स आपकी इन्वेंट्री भी हो सकती हैं, फिक्स्ड एसेट भी हो सकती हैं, अदर आइटम्स भी हो सकती हैं। जब वो क्या है, जब वो वापस आ जाती हैं मीन्स परचेज की होती हैं, और जब वो वापस कहाँ पे आ जाती हैं, सेलर के पास आ जाती हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, परचेज रिटर्न बोलते हो। ठीक है, इसको आप एक्सटर्नल रिटर्न्स भी बोल सकते हो परचेज रिटर्न को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है सेल्स रिटर्न का। अब सेल्स रिटर्न में क्या होता है, व्हेन अ कस्टमर और क्लाइंट सेंड्स अ प्रोडक्ट बैक टू द सेलर। कि सेल्स रिटर्न में क्या होता है, जब आपने क्या है कोई भी गुड्स क्या किए हैं, आपने सेल किया है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आपने क्या है कस्टमर को सेल कर दिया है, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कोई किसी रीजन से, ठीक है, तो जो आपका कस्टमर है वो क्या करता है, वो उसको वापस क्या करता है, जो आपका सेलर है उसके पास ले आता है। तो उस केस को आप सेल्स रिटर्न बोलते हो कि जो सेलर है उसने अपनी तरफ से सेल कर दिया था, लेकिन क्या होता है किसी कारण से वो जो आपने सेल्स जो प्रोडक्ट जो आपने सेल किया था वो आपका वापिस आ जाता है, तो उस केस को आप सेल रिटर्न बोलते हो, जब बिका हुआ माल वापिस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 14 पॉइंट आपका आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एन अमाउंट बाय विच द प्राइस ऑफ समथिंग इज रिड्यूस्ड फॉर अ पर्सन और बिजनेस इन द सेम ट्रेड। जब आप क्या करते हो कि जो आपका सेम ट्रेड या सेम बिजनेस का कोई पर्सन है, ठीक है, उसने अगर आपसे कोई माल खरीदा है, ठीक है, कोई माल उसने आपसे परचेज किया है, तो आप उसे क्या करते हो, कुछ उसके प्राइस में क्या कर देते हो, डिडक्शन कर देते हो, उसके प्राइस को थोड़ा रिड्यूस कर देते हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसको आप ट्रेड डिस्काउंट बोलते हो। ठीक है, उसके बाद 15 पॉइंट आता है आपका कैश डिस्काउंट। डिडक्शन अलाउड बाय द सेम सेलर ऑफ गुड्स और बाय सेम प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज टू मोटिवेट कस्टमर टू पे देयर बिल्स विद इन स्पेसिफिक टाइम। कि आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स आते हैं। इसमें आप फर्स्ट क्या है, जब आपका कस्टमर क्या कर देता है, इमीडिएटली आपकी कैश में क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कैश डिस्काउंट दे देते हो उसको। कैश डिस्काउंट आप दे देते हो, उसके प्राइस में कुछ आप डिडक्शन कर देते हो, रिड्यूस उसका कुछ प्राइस कर देते हो, उसको आप कैश डिस्काउंट बोलते हो। या आप क्या करते हो कि जो आपका कस्टमर है उसको आप एक फिक्स टाइम पीरियड बता देते हो कि अगर आप मेरे इस टाइम के अंदर क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगा, आपकी जो अमाउंट है उसके अंदर क्या कर दूंगा, डिडक्शन कर दूंगा, कुछ प्राइस मैं क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। तो उस केस को आप कैश डिस्काउंट बोलते हो। ठीक है, एक कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो। ठीक है, दूसरा कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप क्या करते हो, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या कर देते हो, उसकी पेमेंट सारी कैश के अंदर कर देते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स थे। यहाँ पे आपका बेसिक टर्म का जो पॉइंट है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। टेक केयर।